नमस्कार दोस्तों। कल जो आपका पेपर हुआ था शनिवार को लाइव टेस्ट 12 बजे, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं साइंस पार्ट का। ठीक है, देखें आप पहला क्वेश्चन देखें। यदि यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 नाभिक दो समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित होने वाले दो नाभिक कैसे होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने ये पढ़ा था कि जब यूरेनियम दो भागों में टूटता है, असमान नाभिक, असमान, नॉट इक्वल, तब तब क्या होता है? तब न्यूक्लियर विखंडन हो रहा था। याद करो आप, नाभिकीय विखंडन। दो असमान नाभिकों में टूट रहा था तो वो खुद भी रेडियो एक्टिव होते थे जो टूटने वाले थे। ठीक है, और वो अस्थिर होते थे, स्टेबल नहीं होते थे। जब यूरेनियम का विखंडन हो रहा था तो वो दो असमान नाभिकों में टूट रहा था, अनइक्वल में। ठीक है, और वो अस्थिर होता था, स्थिर नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन यदि यूरेनियम का कोई भी आइसोटोप, कोई भी यूरेनियम का कोई भी यूरेनियम 235 38, कोई भी यूरेनियम के 235 238 आइसोटोप है समस्थानिक। जब यूरेनियम दो भागों में टूटे, बराबर भागों में, समान भागों में टूटे, तब क्या होगा? बनने वाले नाभिक एकदम स्टेबल होंगे बच्चों, स्थिर होंगे। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। स्टेबल होंगे यदि बराबर टूट गया तो। लेकिन विखंडन में यही होता है कि असमान भागों में टूटता है, नॉट इक्वल, असमान में, और वो अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं बच्चों वो। पर इन्होंने बोला है दो समान नाभिकों में टूटे, दो समान भागों में टूट रहा है कोई नाभिक, और दोनों बनने वाले नाभिक स्थिर होंगे, स्टेबल। दिस इज द आंसर। अगला देखें आप। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? और मैंने डिटेल में ये मेरे टॉपिक हो चुके हैं, नहीं समझ में आ रहे हो तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना आप, और नाभिकीय विखंडन संलयन पढ़ लेना। 2-3 घंटे में ये 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बताएं डिटेल में। अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट कि रेडियो जो कार्बन डेटिंग है ना बच्चों, ठीक है ना, इसका काम, और ये कौन सा कार्बन होता है इसमें पता है ना? C14, ये वाला। और इसके द्वारा आयु ज्ञात की जाती है जीवाश्मों की। थोड़ा हिंट दूंगा हल्की सी, कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव जंतु में, पूरे जितने अर्थ पे ज्यादातर जो जीव जंतु हैं या कोई लिविंग नॉन लिविंग है, उनमें सब में मोस्टली कार्बन पाया जाता है। मोस्टली जो जीव जंतु उनमें कार्बन है, और वही जीवाश्म बनेंगे जिन कितने साल पुराने। तो कार्बन का जो अर्धायु काल है ना, वो 5730 साल है। मतलब कार्बन 5730 वर्ष में आधा विखंडन हो पाता है इसका। इसकी रेडियो सक्रियता C14 की 5730 साल में आधी होती है। उसकी सहायता से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है, जिसको अर्धायु काल कहते हैं। अर्धायु काल मतलब किसी भी तत्व का अर्धायु काल मतलब कितने समय में कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व की रेडियो सक्रियता आधी हो जाती है, या उसके परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है, उसके माध्यम से हम आयु ज्ञात कर पाते हैं और जीवाश्मों की कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और दे रखी है, चट्टानों की आयु। क्या चट्टानों की आयु ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर कार्बन से नहीं कर सकते। उसके लिए अलग चीज है, यूरेनियम द्वारा। चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है बच्चों यूरेनियम द्वारा, यूरेनियम के आइसोटोप द्वारा। ध्यान रखना, चट्टान आता तो यूरेनियम, और जीवाश्म के लिए कार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन, अर्धायु काल का ही क्वेश्चन दे दिया मैंने। रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 30 दिन है। ध्यान रखना, बहुत लॉजिकल है, मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख लेना। अर्ध आयु है 30 दिन, बहुत लॉजिकल है। कहीं आ जाए किसी क्वेश्चन में पेपर में तो आपको डरना नहीं है कि यार ये तो मैथ कहां से आ गई। फिर बोल रहा है कोई भी रेडियोधर्मी तत्व है बच्चों, उसका अर्ध आयु है 30 दिन, फिर 90 दिन में वो कितना बचेगा? आफ्टर 90 डेज कितनी मात्रा बचेगी उसकी रेडियोधर्मी तत्व की?
तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था फिर बता रहा हूं, कोई भी रेडियोधर्मी तत्व होता है ना, उसका अर्धायु काल का मतलब है कितने दिन में उस रेडियो सक्रिय तत्व की रेडियो सक्रियता आदि हो जाती है। दूसरी परिभाषा कि रेडियो सक्रिय तत्व जितने समय में आधा हो जाता है, उसके परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है या आधी रेडियो सक्रियता हो जाती है, एक ही बात है। तो देख लो आप, इसमें बोल रहा है अर्धायु किसी की 30 दिन है, मतलब यदि वो 100 किलोग्राम है, नॉर्मल समझने के लिए, टेक्निकल तो कुछ और ही होता है पर नॉर्मल, कि आज के दिन कोई रेडियो सक्रिय तत्व 100 किलोग्राम है, परमाणुओं की संख्या उसकी मान लो, किलोग्राम में नहीं होती है पर मैं ऐसे ही बना रहा हूं, 100 किलोग्राम है। अब परसेंट ले लो, ये किलोग्राम तो कंफ्यूज कर देगा आपको, है ना। आप मानो कि आज के दिन वो 100% है, तो 30 दिन में कितना होगा जल्दी बताओ, 50%। 30 दिन बाद 50%, क्यों, अर्धायु काल 30 दिन है। फिर अगले 30 दिन बाद कितना होगा बताओ, 25% नॉर्मल। और अगले 30 दिन बाद कितना होगा बताओ, 12.5%। बताओ यहां तक कोई समस्या आई हो तो, यहां देख लो, वहां दिख नहीं रहा हो तो। आज के दिन 100%, आज के दिन मतलब वर्तमान में 100% है, वर्तमान दिख रहा है ना, वर्तमान में 100%। 30 दिन बाद आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्धायु 30 दिन है बच्चों, उसकी 50% रह गया। तो उसके अगले 30 दिन बाद, 30 दिन के फिर 30 दिन बाद 25%, फिर अगले 30 डेज बाद 12.5%। और रुक जाओ अभी, अब रुक जाओ, मैं बताऊंगा क्यों रुके हैं हम। देखो उसने पूछा था 90 दिन बाद कितना है, देखो 30 दिन बाद 50%, 30 दिन बाद 25, 30 दिन बाद 50, तो जोड़ लो 30 दिन 30 दिन 30 दिन, ये 90 दिन बाद की स्थिति है कि 90 दिन बाद बच्चों 12.5% बचेगा। परसेंट में आता तो ये आंसर था, परसेंट में पूछता तो ये उत्तर आता 12.5%, पर परसेंट पूछा नहीं है उन्होंने, उन्होंने पूछा है किस में, भिन्न में, भिन्न कहते हैं फ्रैक्शन में। और ध्यान रखना आपको आना चाहिए भिन्न को, परसेंट को भिन्न में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदल रहा हूं फ्रैक्शन में। तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट मीन्स 1/100, तो 12.5/100 कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा के 1000 हो गया, 125/1000, 25 से भाग, 25 5 125, और 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 8 40, 1/8 बच गया। दिस इज द आंसर स्टूडेंट, 1/8 बचेगा। नहीं समझ में आया तो बता दो, 100% समझ में आ जाएगा यदि नॉर्मल याद है आपको कि अर्धायु काल क्या है। नहीं आए तो वीडियो जरूर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए दिस इज द आंसर 1/8। आगे चलते हैं, राइट। ये हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है, जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। और ये मैंने नहीं पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि ये एकदम रट्टा है और ऐसे क्वेश्चन हमारे आरएएस मेंस के हिसाब से बिल्कुल काम के नहीं है, ठीक है। पर फिर भी ये प्रीलिम्स में आ सकता है, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया क्योंकि वहां मैंने नहीं पढ़ाया था ये फैक्ट, तो यहां मैंने इसलिए जोड़ दिया। गलती से प्रीलिम्स वगैरह में आ जाए तो पता होना चाहिए, क्यों मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखो आप, रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है, तो जीएम काउंटर द्वारा। याद करना पड़ेगा, ये नो लॉजिक, रटना है सिंपल कि भाई इसके द्वारा मापा जाता है रेडियोधर्मिता। जैसे करंट को मापते हैं ना, करंट को, वोल्टेज को, ऐसे ही एक डिवाइस है, ये उपकरण है ये। जैसे करंट को मापते हैं आम मीटर में, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर में, ऐसे ही एक ये उपकरण है जिसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। दिस इज रेडियोधर्मिता मापी जाती है जीएम काउंटर द्वारा।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें आप। निम्नलिखित समस्थानिकों में से कौन सा कैंसर के उपचार में आता है? याद होना चाहिए बिल्कुल, कोबाल्ट 60, सीधा एकदम पता होना चाहिए, कोबाल्ट 60 द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? थोरियम में बच्चों, थोरियम। मोनोजाइट एक रेत होती है, मोनोजाइट बालू रेत टाइप में होती है, मोनोजाइट, मोनोजाइट रेत होती है एक, उसमें पाया जाता है थोरियम। केरला में बहुत पाई जाती है, ये पढ़ लेना, ज्योग्राफी में मिल जाएगा ये। मोनोजाइट की रेत में थोरियम मिलता है। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम की तरह। तो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। अब बच गए क्वेश्चन, एक आध और बचे होंगे, लास्ट क्वेश्चन बच गए, तो इसको भी जूम कर लें। 1 मिनट रुकें आप, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा, राइट। आ जाओ बच्चों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम माने एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। तो बच्चों नाभिकीय विखंडन, और मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप पढ़ लेना। जब नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तब जाके एटॉमिक, जब नाभिकीय विखंडन की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी, देन एटॉमिक बॉम्ब बनता है। क्यों? एक न्यूट्रॉन का हमला करवाते हैं यूरेनियम पे, तो यूरेनियम टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। यूरेनियम का उदाहरण ले रहा हूं, और भी यूज करेंगे कोई तत्व तो वो और टूटेगा। मैं यूरेनियम का उदाहरण, सिंपल, और भी उदाहरण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यूरेनियम से बॉम्ब बनाएंगे, पोलोनियम वगैरह भी ले सकते हैं। तो यूरेनियम लिया हमने, तो यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का हमला करवाया, 2 छोटे नाभिकों में टूट गया, बट वो अनइक्वल होंगे, असमान, इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं। पहला क्वेश्चन यही था। दूसरी बात, तब क्या होगा? एक न्यूट्रॉन ने हमला किया यूरेनियम पे, तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा। अब वो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना, अतिरिक्त न्यूट्रॉन, यदि उनको बाहर नहीं निकाला, यदि उनको कंटेनर में से जहां पे ईंधन रखा हुआ है बाहर नहीं निकाला, तो ये रिएक्शन कभी नहीं रुकेगी जब तक ईंधन खत्म नहीं हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन ने निकाले 3, एक ने निकाले 3, 3 ने 9, 9 ने 27, 81, चलते ही चले जाओ 243 और आगे तक, और जब तक ईंधन खत्म नहीं हो जाएगा ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और अंत में इतनी ऊर्जा निकलेगी कि एक विस्फोट होगा। उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं किसमें? परमाणु बॉम्ब बनाने में, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, हाइड्रोजन बम में किसके कारण विनाशकारी विस्फोट होता है? ये कहना चाह रहा है हाइड्रोजन बम किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, किस सिद्धांत पे? तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बम में दोनों काम होते हैं, नाभिकीय विखंडन भी और संलयन भी। पहले जब एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं ना, सुनो, जब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं ना, उसमें दोनों काम होते हैं, विखंडन भी संलयन भी। क्यों? हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन होता कहां है? सूर्य में होता है, तारों में होता है। क्यों होता है वहां पे? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 1-1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, और नॉर्मल धरती पे हम इतना आसान नहीं है ये टेम्परेचर पैदा करना। तो फिर बॉम्ब कहां से बना देंगे? हाइड्रोजन बॉम्ब भी नाभिकीय संलयन पे काम कर रहा है, सूर्य की तरह। कहां से लाएंगे ऊर्जा? सूर्य में तो है बहुत सारी ऊर्जा, तापमान ज्यादा है। फिर इसीलिए क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए पहले वो तापमान चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, वो ऊष्मा चाहिए, तभी नाभिकीय संलयन होगा। मेन तो नाभिकीय संलयन ही होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉम्ब में, पर वो तापमान पैदा करने के लिए, ताकि संलयन हो सके, वो ऊर्जा चाहिए। कहां से आएगी? नाभिकीय विखंडन से। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में पहले नाभिकीय विखंडन होता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन होगा, पहले एटॉमिक बॉम्ब फटेगा हाइड्रोजन बॉम्ब में, फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, तब नाभिकीय संलयन होगा और हाइड्रोजन बम में धमाका हो जाएगा। पहला आंसर है इसका कि हाइड्रोजन बम में दोनों क्रियाएं होती है, विखंडन भी संलयन भी। और भी समस्या हो आप वीडियो जरूर देखना, आपको हेल्प मिलेगी। बहुत मैंने स्लो स्लो और आराम से बताया है, बहुत कॉन्सेप्ट को रिपीट करके बार बार देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। बाकी का पढ़ते रहिए, पेपर सॉल्व जरूर करें, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे सॉल्यूशन के साथ, नई क्लासेज के साथ, ठीक है। पढ़ें आप। थैंक यू सो मच।